हेलो हेलो। सब कुछ सही जा रहा है? हेलो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली, उसका चैप्टर 1 जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय। देखिए, परिचय से भी बहुत सारा प्रश्न आता है, इसीलिए हम परिचय को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग परिचय से शुरू करेंगे, परिचय, और इसमें कहानी को भी देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। और ये जो हमारा है, यहाँ पे आगे चलेंगे तो हम आप लोगों को बतलाएंगे इसके बारे में बहुत सारा चीज। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं हम लोग को जो पढ़ना है वो। देखिए, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म, इनका जन्म देखिए ध्यान से। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बार बार जोर देंगे, उसको समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और परिचय किसी भी चैप्टर का परिचय हो, उससे प्रश्न प्रश्न आता ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परिचय से प्रश्न नहीं आता है तो उसे हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो आप लोग परिचय को भी ध्यान से जरूर से देखिएगा, क्योंकि परिचय से भी प्रश्न आता है बोर्ड में। और जानबे करते हैं कि क्लास 10th में 100 नंबर का हिंदी है, जिसमें व्याकरण और बुक है। हाँ, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था उनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और वो भी हुआ था महू के मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपर सु सुपठित जानों में से एक थे। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा, इनकी शिक्षा की जब हम बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, यानी कि शुरुआती शिक्षा, तो वो जो हुआ था के बाद, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के बाद बरदवा नरेश, ये भी बात, ये आप लोग याद रखिएगा। बरदवा नरेश प्रोत्साहन पर उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है। फिर वहां से लंदन, वहां से इंग्लैंड गए। उसके बाद उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ, उसके बाद ही ये जो चले गए थे कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका, अमेरिका चले गए थे। उसके बाद वहां से चले गए थे इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड लंदन में, ये अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद देखिए, सब मिलकर वे इतिहास में मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजवादी, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्यात बन उभरे। यानी कि उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारी डिग्री लिए। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है स्वदेश अपना देश, यानी कि स्वदेश मीन्स अपना देश। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया, वो वकील भी थे। ठीक है, वकालत भी किया। समाज और राजनीति में बेहतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया जो कि अछूत, स्त्रियों और मजदूरों को मानव अधिकार, जो उनको मानव बने हैं वो लोग, तो उनको जो अधिकार है वो मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः
प्रेरक व्यक्ति रहे। इनके जो 3 बड़े प्रेरक व्यक्ति रहे वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखने वाला चीज है। ठीक है, इनके 3 मुख्यतः प्रेरक कौन कौन थे, तो वो थे हमारे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, देखिए भारत के संविधान निर्माण में इनकी महती भूमिका और एक निष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज इन्हें भारतीय संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकी अगर बात करें तो ये जो है इनका भूमिका संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। इनके देखिए हमारा जो देश भारत है, भारत और भारत का जो संविधान है बना है, इनमें उनमें इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा और इन्हें हम लोग जानते हैं कि भारत के जो संविधान निर्माता है इनमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिसंबर 6 दिसंबर यहाँ पे डेट नहीं दिया है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। कहाँ हुआ था याद रखिएगा, निधन कहाँ हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था, ये दोनों बात याद रखने वाली है। और 3 प्रेरक कौन थे ये भी बात याद रखने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इनका निधन जो हो गया था दिल्ली में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे है बाबा साहब अनेक पुस्तक लिखे। अगर इनकी पुस्तक की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाओं एवं भाषा की बात करें तो देखिएगा क्या क्या है। द आर्ट्स इन इंडिया, देयर मैगजीन, जेनसिम एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द अनटचेबल्स, हु आर सुदाज, ये सुदाज लिखा है यहाँ पे, सुदाज लिखा है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और बुद्धा एवं हिज धम्मा और लिखे हैं। ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, थास ऑन लिंग्विस्टिक स्टेज, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला है यहाँ पे एनी हेल्थ ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में अनेक संपूर्ण वांडम्य, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर पुण्यतः वांडमय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अनेक संपूर्ण वांडम्य, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे बात करते हैं यहाँ पे, यह प्रस्तुत पाठ, अब देखिए पाठ्य के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसके बारे में देखिए। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिल्स ऑफ कास्ट, ये जो लिया गया है के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपदा के साथ लिया गया है। यह भाषण, सॉरी निबंध हम गलती से बोल दिए थे, भाषण है। भाषण जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर में वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ठीक है, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में ये भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीय अवशिष्ट संस्कारों के रूप का बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्ण सामाजिक आधारों
रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए इनकी अवस्थाकर प्रकृति पर भी यहाँ एक समृद्ध विविधता का दृष्टिकोण उभर सकता है। भारत लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह उल्लेख अत्यंत शिक्षा प्रदान है। देखिए ये जो है, ये अगर बात करें, ये भाषण है और इन्हें जो अनुवाद किए थे हिंदी में वो थे विख्यात भाषण है। और ये जो भाषण है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसको हिंदी में लिखे थे वो कौन थे? लल्लई सिंह यादव ने लिखा था इनको, ठीक है। और जो कि भाषण देना था लाहौर में सन 1936 में, लेकिन कुछ कारण से वो भाषण नहीं दे पाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग पढ़ना है। तो ये अगर बात करें, यहाँ पे आते हैं, अब हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से शुरू होने वाला है। वो था हमारा परिचय। ये जो है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में जो लिखे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये अगर देखा जाए तो ये भाषण है और ये हिंदी अनुवाद है, ठीक है। इतना आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको लोगों को समझ में आया होगा। आप देखिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि यह कह रहे हैं लेखक, यानी कि जिसने भी लिखा है इस भाषण को, जैसे भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं यह विडंबना की ही बात है, यानी कि बहुत दुख भरी बात है कि इस युग में भी, यानी कि जो ये युग चल रहा है इस समय, मतलब बहुत इतना दिन के बाद जातिवाद भी है कि पोषक की कमी नहीं है। यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वालों लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। यानी कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग कई बातों को लेकर के इसका समर्थन करते हैं। पहला है, कई बातों को लेकर के समर्थन करते हैं, ठीक है। कौन? जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद कहते हैं इस तर्क के आधार पर पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ली हुई है। यानी कि श्रमिकों में भी विभाजन का कारण बनी हुई है श्रम विभाजन, ठीक है। अब देखिए का रूप के लिए ली हुई है। उसके बाद कह रहे हैं कि श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज के श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अभाविक विभाजन नहीं करती। यानी कि देखिए ये भी कह रहे हैं कि श्रम विभाजन निश्चित रूप से सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज के श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अभाविक विभाजन नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं भारत जाति प्रथा की। एक और विशेष यह भी है कि यह श्रम विभाजन का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। यानी कि ये जो है जाति प्रथा एक प्रकार से उच्च नीच की भेदभावना प्रदान करती है, जो कि किसी समाज के लिए सही नहीं है। ये सही बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए,
कह रहे हैं कि जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक है कि विभाजन नहीं है। विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह विभाजित नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। यानी कि कह रहे हैं कुशल व्यक्ति और सक्षम समाज, यानी कि जो सक्षम समाज है वो क्या समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। फिर भी यहाँ पे हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा कार्य चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि कह रहे हैं कि हम इस प्रकार से व्यक्तियों को आज़ादी दें कि वो अपनी पेशा कार्य कोई भी कार्य कर सकता है, वो अपनी कोई भी पेशा चुन सकता है। ऐसे हम लोग उसको मतलब आज़ादी दें। देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा, इस सिद्धांत के अगर विपरीत देखा जाए तो जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह भी है कि इसे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि माता पिता के द्वारा जो है जब आदमी माँ के गर्भ में रहता है तभी उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो जिस जाति का है, मान लीजिए जो जिस जाति का है वो उसके अनुसार कार्य को निर्धारित पहले ही माता पिता ही कर देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मान लीजिए कि आप मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी इस समय तो उतना नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं। पहले था कि आप किसी राजा के पास मजदूरी कर रहे हैं तो आपका बेटा भी वहीं पे मजदूरी करेगा, लेकिन इस समय उतना नहीं है। फिर भी अभी कभी कहीं कहीं भी ऐसा है जहाँ पे अगर पिता मजदूर है किसी के तो वहाँ पे बेटा भी मजदूर ही बनेगा। तो ये जो है माता पिता ही इसका निर्धारण कर देते हैं। ये बिल्कुल कदापि सही नहीं है, ठीक है। और जाति प्रथा और श्रम विभाजन में यही यहाँ पे विशेष करके दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती। देखिए यही बात कह रहे हैं कि जाति प्रथा जो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यहाँ पे वह दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती लेकिन वह जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध लेती है। जैसे कि आप मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं किसी के साथ किसी के पास, तो वो वहीं पे आपको दूसरा अगर आपका संतान हो रहा है, जैसे आपका पुत्र हो रहा है, तो आपको वहां पे उसका भी निश्चित कर दिया जाता है कि वो भी वहीं पे जाकर के मजदूरी करेगा। इस समय हम बोले हैं कि इस समय उतना प्रचलित नहीं है लेकिन पहले बहुत ज्यादा ही प्रचलित था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और भले ही पेशा अनुपयुक्त या यपर्थ होने के कारण वह भूखों मर जाए, यानी कि वो भूख के कारण क्यों नहीं मर जाए, लेकिन उसका जो पेशा निर्धारण कर दिया गया है वो पेशा वही पेशा करेगा। आधुनिक युग में यानी कि इस समय यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी कि इस समय जो है अचानक से मान लीजिए जैसे कोरोना आया था, जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों का काम बंद हो गया था, तो उसी प्रकार से बहुत ऐसा मतलब बिजनेस है, कोई भी चीज है जो कि बंद हो जाता है तो हम लोग चाहे तो दूसरा पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये आवश्यक है, मनुष्य का अपना पेशा बदलना ये आवश्यक है, ठीक है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने का अलावा क्या चारा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि वो अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर वो अपने पेशा को नहीं बदल सकता है तो बतलाइए भूखे मरने के अलावा उसके पास क्या चारा रह जाता है। उसके बाद कह रहे हैं हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म यहाँ पे स्पेशल हिंदू धर्म की बात हो रही है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका
पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यहाँ पे अगर बात करें बेरोजगारी, देखिए इस बात पे ध्यान रखिएगा कि बेरोजगारी का जो कारण बनी हुई है जाति प्रथा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जाति प्रथा जो है यहाँ पे बनी हुई है कि एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उसके बाद देखिए, इस प्रकार हम कहते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी कि बहुत सारा गंभीर दोष है जो जाति प्रथा लेकर चली आई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, यानी कि मनुष्य की इच्छा पर यह निर्भर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद मनुष्य की व्यक्तिगत, यानी कि मनुष्य का अपना व्यक्तिगत क्या है भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। यहाँ पे जो बात करें खुद मनुष्य की कोई रुचि, यानी कि कोई उसके इच्छा अनुसार इसमें उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, यानी कि बेवश होकर अपने रुचि के, मान लीजिए उनकी रुचि अगर दूसरे कार्य में है तो दूसरे कार्य को नहीं करके पहले कार्य को कर रहे हैं जो जिसमें उनकी रुचि नहीं है, ठीक है, जो उनकी व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि कोई भी काम अगर आपके रुचि के अनुसार नहीं हो तो आपको उसमें मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो आप लोग उस काम को अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से मन नहीं करिएगा। यहीं पे यहाँ पे वैसी बात को बतलाया गया है। उसके बाद ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जिस काम में किसी को दिल नहीं लगता उसमें कुशल यानी कि दक्ष कैसे बन सकता है। अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, यानी कि पूर्ण रूप से जाति प्रथा को जो है हानिकारक बतलाया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, यानी कि कोई काम लायक नहीं बना देती है, यानी कि निष्क्रिय कर देती है कि वो कोई काम नहीं कर पाए। अगर आपके इच्छा अनुसार कोई अगर काम नहीं होता है तो उसमें रुचि नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, जिसके अनुसार जिसमें वो आपका काम जो सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को देखता हूँ, यानी कि समस्या के बारे में। अब देखिए मेरे द्वारा जाति प्रथा के आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यहाँ पे खुद लेखक पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि हम जाति प्रथा के जो विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, तो इसमें अगर आदर्श समाज की बात करें तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। मेरा उत्तर होगा, यानी कि अब लेखक अपना उत्तर दे रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, प्रभुत्व पर आधारित होगा, ठीक है। क्या यह ठीक नहीं है कि प्रभुत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यानी कि भाईचारे में क्या किसी को आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी कि यहाँ पे जो लेखक कह रहे हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि देखिए इसमें क्या गलत है अगर भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं तो, और ये कौन नहीं चाहेगा। ऐसा समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको इसकी रक्षा के प्रति समाज सजग रहना चाहिए, यानी कि सबको उत्सुक रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व
अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध भीमराव अंबेडकर की अगर यही रूप से देखा जाए, भाईचारे का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। ये जो है लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामुदायिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भावना हो। यहाँ पे मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो है भीमराव अंबेडकर हम लोगों को भाईचारे की तरह जुड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखा गया है यहाँ पे ये भाषण है। अगर भाषण में इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा पे बात किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब इसमें जो बाकी रह जाता है इसमें आपका प्रश्न उत्तर रह जाता है। प्रश्न उत्तर में यहाँ पे पाठ से अगर देखें तो पाठ से हमारा कितना प्रश्न उत्तर है, पाठ से 8 प्रश्न उत्तर है, आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? किस विडंबना की बात करते हैं? ये जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। और विडंबना का स्वरूप क्या है इसके बारे में बतला देंगे। और जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं, पक्ष विपक्ष का तर्क देना है। जातिवाद में दिए गए तर्कों को लेखपूर्ण आपत्तियां क्या है। ये सारा प्रश्न 8 तक है, 1 से 8 तक ये आपको करा दिया जाएगा। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी एग्जाम आप लोगों का बहुत दूर है। तो यहाँ पे देखिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डेली क्लासेज अब आप लोग की शुरू हो गई है। ठीक है, डेली क्लासेज आप लोगों को रूटीन मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप लोग जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट में तो हम डेली का रूटीन डाल दिया करेंगे। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग क्वेश्चन आंसर का ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आंसर आप लोग इसको ध्यान से एक बार से और देख लीजिएगा। और ठीक है, और किताब के लाइन को ध्यान से आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि लाइन से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है।